कहते हैं कि जिंदगी के रंगमंच में इतनी शिद्दत से अपना किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने हर किरदार कुछ ऐसे ही निभाए और दुनिया को अलविदा कह गए। सार्वजनिक जीवन में बतौर प्रधानमंत्री, बतौर अर्थशास्त्री, बतौर सांसद, बतौर वित्त मंत्री, बतौर आरबीआई गवर्नर, बतौर इंसान, उन्होंने जब जो भी जिम्मेदारी निभाई दिल से निभाई। कल राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। उनकी अंतिम यात्रा कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होगी। अभी उनका पार्थिव शरीर उनके आवास 3 मोतीलाल नेहरू रोड पर रखा गया है, जहां पर सभी क्षेत्र के दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सभी वहां पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पूरा गांधी परिवार, जिसमें सोनिया गांधी जी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, सभी लोग आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए सोचिए, क्योंकि कल से उनके पार्थिव शरीर को पार्टी दफ्तर में रखा जाएगा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए भी वो एक इंस्पिरेशन है, एक स्रोत है, एक ऐसे भाव का कि कैसे पार्टी में किसी को कहां से कहां पहुंचाया गया। और अगर इसकी मिसाल वो है तो कल आप सोचिए कांग्रेसी कार्यकर्ता किस तरह की खुशी के साथ, लेकिन दुख के साथ मन में भी उनके अंतिम दर्शन करेंगे, उन्हें अंतिम विदाई देंगे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कल उनके पास मौका होगा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री 10 साल देश के वित्त मंत्री रहे, आरबीआई गवर्नर रहे, वो नायक कहे जाते हैं। अर्थव्यवस्था में भारत में हुए आर्थिक सुधार के नायक कहे जाते हैं। बतौर प्रधानमंत्री भी उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसमें अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील शामिल है, जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार तक को दांव पर लगा दिया, लेकिन वो फैसले लिए। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, एक ऐसा कानून था जो 2009 में आया और सरकार इस कानून के जरिए हर बच्चे को शिक्षा मिले इस तरफ बढ़ रही थी। तो सामाजिक भलाई कैसे हो पिछड़ों का, इस पर नजर रखते हुए अर्थव्यवस्था को एक सही राह पर बिठाना एक ऐसी आप समझ सकते हैं कि रस्साकशी वाला काम था जिसको करना बहुत आसान नहीं था। ये चर्चा हमेशा होती रही 10 साल के उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कि 2 ड्यूअल सेंटर्स हैं, मतलब ड्यूअल सेंटर्स हैं सरकार में। एक पावर सेंटर है जहां पीएम है, उनका कैबिनेट है, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी जी 10 जनपद, एक दूसरा पावर सेंटर है। और इसकी चर्चा खुलकर दिग्विजय सिंह साहब भी, उस वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, करते थे। उन्होंने बल्कि कहा कि ये अच्छा है, ऐसा होने से चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। लेकिन कई बार मौन रहने को लेकर भी मनमोहन सिंह जी की उनके जो विरोधी थे वो निंदा करते थे, जिसका एक बार उन्होंने संसद के कामकाज शुरू होने से पहले जवाब दिया था कि मेरे 1000 जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, न जाने मैंने कितने सवालों की आबरू रखी। एक ऐसी शख्सियत जो काम पर फोकस रहते थे। राजनीति, चुनावी राजनीति में चूंकि रहे नहीं, लेकिन उनके लिए यह भी देखना था कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या बेहतर है। बतौर प्रधानमंत्री देश के लिए भी सोचना था। उनके लिए हुए एक फैसले, एक अध्यादेश को राहुल गांधी जी ने एक बार फाड़ भी दिया था। इन सब के होते हुए कई चुनौतियां उनके पूरे जीवन में रही। इतना आसान नहीं रहा। पीवी नरसिम्हा राव ने जब उन्हें वित्त मंत्री अपनी सरकार में बनाया, और प्रभु जी भी बता रहे थे कैसे आईजी पटेल आरबीआई गवर्नर थे, वो उनकी पहली पसंद थे। जब वो नहीं बने तब मनमोहन सिंह जी को ये मौका मिला। लेकिन जब उन्हें ये मौका मिला तो उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे कड़े फैसले लिए। लिबरलाइजेशन की उनकी जो भारतीय इकोनॉमी को करने का फैसला था, वो भारत के लिए बहुत अच्छा। विनिवेश को लेकर वो हमेशा डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर की सरकारी जो कंपनियां जो नुकसान में चल रही हैं, उनको लेकर उनका फैसला अच्छा रहा। कई बातें ऐसी थी जो राजनीतिक रूप से आप देखिए तो वो कटघरे में खड़ा होते थे, लेकिन अर्थव्यवस्था की सोचकर वो करते थे। तो मुझे लगता है कई घंटों तक अगर उनके पूरे व्यक्तित्व पर आप चर्चा करेंगे तो घंटों तक उनके बारे में बात कही जा सकती है। लेकिन हमारी आज जल्दी से आपको बता देते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जो इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रभु चावला जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। कई बार विदेशी दौरों पर भी उनके साथ गए, बहुत करीब से उन्हें देखा है, जाना है। आशुतोष जी ने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पर उनको कवर किया, आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर भी
कवर किया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सांसद, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग की है। संजय सिंह ने कहा कि मनमोहन सिंह ने देश के लिए कई महान काम किए हैं, इसीलिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार अध्यादेश मामले में आपका समर्थन करने के लिए भी उनका आभार जताया। शशि शेखर जी, इसमें पहले सुना देते हैं क्या कहा है। निश्चित रूप से जो भारत रत्न के लिए जो योग्यता एक इंसान में होनी चाहिए, वो सारी योग्यता मनमोहन सिंह जी पूरी करते हैं। और एक अर्थशास्त्री के रूप में भी और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाले, जब उनको भारत में एक अर्थशास्त्री के रूप में काम करने को मिला, वित्त मंत्री के रूप में काम करने को मिला, उस समय देश कहाँ था, आप खुद कल्पना कीजिए। 1991 में जब हमारा सोना गिरवी रखा जा रहा था, उस समय वो नरसिम्हा राव जी के साथ वित्त मंत्री के तौर पे आए और वहां से उन्होंने जो सफर किया शुरू किया, फिर 2004 में प्रधानमंत्री के रूप में वो आए। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए हैं और उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। संघीय ढांचे और लोकतंत्र के प्रति उनकी कितनी बड़ी आस्था थी। अपनी बीमारी की हालत में भी वो व्हील चेयर पे चल के, जब दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश आया था, उस समय वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए थे। हमारी पार्टी का उन्होंने साथ दिया था। मैं सर झुका के उनको नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से। इतने सालों तक उनके साथ राज्यसभा में काम करने का मौका मिला। तो संजय सिंह साहब को हम लोग सुन रहे थे और शशि शेखर जी, हालांकि आशुतोष जी भी उस दौरान डॉक्टर साहब के खिलाफ, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो उस तरह से बातें होती हैं, लेकिन जो पार्टी आंदोलन से खड़ी हुई, जो पार्टी मनमोहन सिंह के खिलाफ ही, मतलब उनको भ्रष्टाचार पर घेरती हुई दिल्ली की सत्ता में आई, वो पार्टी आज उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रही है। इसमें दिल्ली के चुनावों का कितना योगदान है और कितना इस शख्स का, जिसकी आज प्रशंसा उनके प्रतिद्वंदी भी कर रहे हैं कि हाँ भाई, एक बात थी डॉक्टर साहब में, एक बात थी। मैं बहुत लंबा बोले बिना दो शेर सुनाना चाहता हूँ जरा आपको। एक संजय सिंह की इस बात पर और दूसरा मनमोहन सिंह जी के दिमाग में कौन सा शेर आया होगा, क्योंकि वो शेर व शायरी में दखल रखते थे। तो संजय सिंह की बात पर, मोहब्बत अदावत वफा बेवफाई, मोहब्बत अदावत वफा बेवफाई, किराए के घर थे बदलते रहे। और मनमोहन सिंह जी पर जब आक्षेप लग रहे थे 2013 में और आम आदमी पार्टी उस पर नंबर 1 थी, तो आम आदमी पार्टी थी नहीं, पर जो आज आम आदमी पार्टी के कर्णधार हैं वो सारे के सारे थे। और तब मनमोहन सिंह जी के दिमाग में आता होगा, दुश्मनों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। तो आज ये कहानी खत्म हुई है। बिल्कुल, और वो कहानी खत्म हुई है तो उसके कई किस्से भी हैं जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। लेकिन जहां से शुरू हुआ था, मतलब आप देखिए कि वित्त मंत्री के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वो चुने गए, तो देर रात जो कहानी है, इसकी चर्चा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से प्रकाशित ए.के. भट्टाचार्य की किताब इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स स्टम्बलिंग इनटू रिफॉर्म्स 1977 टू 1998 में मिलता है। रात में उन्हें कॉल आया कि भाई उन्हें वित्त मंत्री बनना है। उन्हें यकीन नहीं हुआ, वो बात करके सो गए। अगले दिन उन्हें राष्ट्रपति भवन पहुंचना था स्वेरिंग इन के लिए, और वो अपने दफ्तर पहुंच गए थे। फिर उन्हें बुलाया गया, बताया गया। तो ये सरलता सहजता उनमें थी, और यही सरलता सहजता का जिक्र, इससे पहले कि मैं प्रभु जी और आशुतोष जी के पास जाऊं, असीम अरुण, पूर्व IPS अधिकारी मौजूदा, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो SPG हेड थे उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनके बहुत करीबी, मतलब बॉडीगार्ड के तौर पर थे। उन्होंने लिखा है अपने इस चर्चा में कि मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। SPG में PM की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा जो है वो SPG का होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन टीम का होता है। और इसी में वो कहते हैं कि एक ही बॉडीगार्ड अगर उनके पास रह सकता था तो मैं वही था, और ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह रहने की जिम्मेदारी मेरी थी। डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो प्रधानमंत्री हाउस में चमचमाती हुई काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते रहे, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं है, मेरी गड्डी तो यही है, मारुति। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है,
इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जो भी पीएम रहेगा उसको उसी में चलना पड़ेगा, और सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से एसपीजी ने इसे आपके लिए बनाया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो अरमान भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते थे, हमेशा मन भर के अपने मारुति को देखते थे, जैसे संकल्प दोहरा रहे हो कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं, आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है, करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति ही है। सुनिए असीम अरुण को। डॉक्टर साहब की एक ही गाड़ी थी अपनी व्यक्तिगत, मारुति 800। जब वो पीएम बने तो वो और उनका साजो सामान आया और साथ साथ उनकी गाड़ी भी पीएम हाउस में आई। लगभग उसी समय एसपीजी ने बीएमडब्ल्यू कार्स की एक फ्लीट खरीदी थी। तो मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे बोलते थे कि नहीं, मुझे इस गाड़ी में नहीं बैठना, ये बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत दिखावा लगता है इसमें बैठना। तो मैं, मेरे साथी उनको समझाते थे कि सर ये आपके वैभव ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली गाड़ी नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, इसलिए हमने गाड़ी खरीदी है। महंगी है, सही बात है। तो वो मान जाते थे। फिर 2-3 बार बोलते नहीं नहीं, असी मेरे लिए एम्बेसडर वाली फ्लीट लगाओ, ये मुझे गाड़ी ठीक नहीं लगती है। साथ साथ दूसरा, उनकी अपनी मारुति 800 उसी फ्लीट के पीछे खड़ी रहती थी और जितनी बार भी वहां से निकलते थे अपनी उस गाड़ी को वो देखते भी थे, पूछते भी थे कि मेरी गाड़ी ठीक रख रहे हो ना। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, हंसी भी आती थी कि तमाम दायित्वों के बीच में मेरा ये भी एक दायित्व है कि सर की गाड़ी चलती रहे, फिट रहे। लेकिन ये एक सांकेतिक बात भी थी, वो अपने आप को एक आम आदमी के रूप में देखते थे। वो अपने आप चलते थे ठीक उस बीएमडब्ल्यू में, लेकिन वो जानते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, मेरी गाड़ी वो मारुति 800 है, मैं वो आम आदमी हूं। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो उनकी जो नज़र थी वो एक आम आदमी की थी और आम व्यक्तियों को किस तरीके से राहत पहुंचानी है उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी नीतियां बनाई। मौजूदा दौर में मंत्री हैं असीम अरुण साहब योगी सरकार में। ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कल दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार होगा। उनकी बेटियां हैं, सब बारी बारी से पहुंच रही हैं हिंदुस्तान। कांग्रेस मुख्यालय से उनकी यात्रा निकलेगी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसा दिन जब वो सामने उनके दर्शन भी करेंगे, अंतिम विदाई देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक दुख भी होगा एक इतने बड़े व्यक्ति को खोने का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मौजूदा अध्यक्ष, सब उन्हें श्रद्धा सुमन देने के लिए पहुंचे थे। प्रभु जी, आप अगर आज देखें, मतलब इस पूरी चर्चा में हम देख रहे हैं कई लोग, मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई, आशुतोष जी आए और हालांकि उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड कहा था, लेकिन फिर भी मैं लिबर्टी ले रही हूं, अगर उन्हें आपत्ति होगी तो वो बता देंगे। उन्होंने यहाँ बैठते ही कहा था कि मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने पर आज इतनी मीडिया कवरेज हो रही है। आशुतोष जी, ठीक है ऐसे बोलना? नहीं, बिल्कुल। मैं तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि मनमोहन सिंह को लेकर इतनी जबरदस्त कवरेज होगी। आज का अखबार उठा के मैंने देखा, लगभग सारे अखबारों में कई पेजेस उनको दिए गए हैं और जिस तरीके से उनका इवेल्युएशन हुआ, उनका वो सेंटेंस याद आएगा जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, जब उन्होंने कहा था कि तब मीडिया का बहुत जबरदस्त अटैक था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मनमोहन सिंह के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे, और क्योंकि भ्रष्टाचार कितने गंभीर आरोप थे, तब बहुत आहत मन से उन्होंने कहा था कि द हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। यानी वो मीडिया को एक तरीके से आईना दिखा रहे थे, आप मेरे पर हमले क्या वही सवाल पूछ लेते हैं प्रभु जी से कि प्रभु जी, क्या इतिहास उनके साथ जो उनकी नजर में था वो इंसाफ करेगा? क्या तो नहीं, आप किरदार जो पर्दा गिरने के बाद भी ताली बज रही है। हाँ। ये अपने आप ने आपने हेडलाइन दे दी है, क्योंकि मनमोहन सिंह जो मैं बता रहा हूँ, मैं जानता था इतना सा, ये फैसला ये करना होगा जो किरदार थे, जितने भी स्कैंडल हुए, चाहे आप जो मेहता स्कैम जो हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम 90 के अंदर, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। सरकार जब हार गई तो सबसे ज्यादा इंसल्ट किसकी हुई? नरसिम्हा राव जी की हुई। मनमोहन सिंह जी को लोगों ने कहा बहुत रिफॉर्मिस्ट से। उसके बाद जो उनकी टर्म के अंदर जितने स्कैंडल हुए, उसकी वजह से किसको बदनामी? गांधी परिवार की हुई। अब भी जितनी गालियां पड़ती हैं सबको, इसका ये है कि सरदार मनमोहन सिंह जानते थे कि किस तरह उनके अपने आप को कंडक्ट करना है। प्रधानमंत्री वो थे और वो अपने आप ने, अपना व्यवहार उनका इतना अच्छा था, वो अपने मासूमियत जिसको कह सकते हैं आप, डिग्निफाइड रहते थे। उनके पहने कर देख लीजिए, उनके बाद एक ही काली जैकेट होती, सफेद कुर्ता पजामा पहनते थे, अपने बंद गले के कोट उनके 2 ही थे, ग्रे कलर के और ब्लैक कलर के थे। तो उनका रहना सहना, उनका लोगों से बातचीत करना, उससे उन्होंने लोगों का दिल जीत किया था। तो प्रधानमंत्री होते हुए भी हम जब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 2 पावर सेंटर्स थे,
उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि 2 पावर सेंटर्स हैं और वो वही करते थे जो जिनको उनके अंदर वाह मिलती थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने किया, उनके नाम जुड़ते चले गए। तो उनका अपना कंडक्ट एज यूजीसी चेयरमैन जब रहे, उन्होंने कुछ 2-4 रिफॉर्म एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए, आरबीआई के अंदर भी रिफॉर्म्स किए। तो जो किरदार जो निभा रहे थे, जिसको आप बार बार किरदार कह रहे हैं, उस किरदार के अंदर यही था कि मेरी छवि जो है वो किसी की तरह से, मेरी नीयत जो है ईमानदार। इतनी करप्शन के चार्जेस लगे उस सरकार के अंदर, परंतु डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि के ऊपर किसी ने नहीं कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद बेईमान है। आरोप यही लगता रहा कि आपके आसपास क्या हो रहा था, ये आपको क्यों नहीं दिखा? मैं उसी पे आ रहा था जब एक बार प्रेस उन्होंने बुलाया था, कुछ एडिटर्स को घर के अंदर एडिटर्स को बुलाया था, तब हम लोगों ने पूछ लिया सवाल कि आप ऐसे राजा जैसे लोगों को कैसे टॉलरेट करते हैं। कहते ये कोएलिशन कंपल्शन हेडलाइन भी बड़ी सुन दिन अखबारों के अंदर। तो इस बार के मानने के लिए तैयार भी थे कि कोएलिशन कंपल्शन के अंदर मैं इन लोगों को लेकर के चलता रहा हूँ। तो हम एडिटर्स के मन में क्या बैठ गया कि ये आदमी तो निकालना चाहता है, परंतु उसकी कंपल्शन ऐसी है कि वो किसी को निकालने नहीं दिया जाता। इसलिए जब उनको बनाया गया कम्युनिकेशन मिनिस्टर दोबारा से, उसके ऊपर भी झगड़ा हुआ। हम लोग आज तक उस डिस्कशन में थे कौन बनेगा कम्युनिकेशन मिनिस्टर, इसके ऊपर चर्चा बहुत होती थी, परंतु वो जिद पे रहे डीएम के लोग कि हम उन्हीं को बनाएंगे, इसलिए उनको दोबारा से उनको बनाना पड़ा। राजा सीपीआई के हैं। तो इसलिए वो कंपल्शन, क्योंकि उनकी सरकार उनके ऊपर चलती थी, इसलिए उनको कंपल्शन के अंदर वो अपनी बात कह देते थे। अब किताबों के आपने जिक्र किया, क्योंकि मैं तो किताबों, क्योंकि मैं पत्रकारों से बोलूंगा नहीं, किताबों के अंदर कई चीजें लिखी नहीं जाती जो हम जानते हैं। तो जो किताबों के अंदर लिखा, जैसे कह दिया कि उनको जी रात को ढूंढा गया, और अभी मैं वीडियो देख रहा था, मनमोहन सिंह जी खुद कह रहे हैं कि मेरे को सुबह सुबह उन्होंने कहा यूजीसी में बैठा हूं तो मेरे को ढूंढ रहे हैं नरसिम्हा राव जी, बात की। तो हम लोगों को पत्रकारों को सेकंड इन्फॉर्मेशन मिलती है कई बार, तो उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर हम चलते रहते हैं। परंतु मैंने इतनी नज़दीक से उनको देखा कि वो ये चाहते थे कि मैं जो बैठा हूँ, जो काम मेरे को दिया गया है, उसको मैंने अपनी ईमानदारी से करना है। जहाँ मेरे को सिग्नल देने हैं, वो सिग्नल ये देने कि मैंने नहीं किया, ये मेरी कंपल्शन है इसलिए कर रहा हूँ। तो ये भी अपने आप में लीडरशिप में हूँ, बक स्टॉप्स ऑन माई टेबल, वो उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते थे। वो अपनी छवि के प्रति बड़े ही जागरूक थे, बड़े कॉन्शियस थे। इसलिए जो इतिहास उनके साथ आज कर रहा है कि सबसे अच्छे आदमी थे आशुतोष ने कहा, कितने हमने उनके ऊपर एडिटोरियल लिखे, कितनी कवर स्टोरी हमने की उनके खिलाफ, परंतु कभी भी गुस्से में आकर के उन्होंने किसी को नहीं कहा कि आपने ये क्या लिखा। और कई बार पत्रकारों से रूबरू होते हुए ऑफ रिकॉर्ड वो ये कहते थे कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ। खास तौर पर वो जो दौर था 2013-14 का, जब भ्रष्टाचार के बड़े संगीन इल्जाम थे, बड़े व्यथित वो रहते थे, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स को लेकर बार बार घिरते थे। कहते थे कि मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना आप लोग मानते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो अपना पक्ष बार बार रखना चाहते थे, खुलकर उन आरोपों पर बोलते भी थे। लेकिन मनमोहन सिंह के कई बयानों पर जो हमेशा चर्चा में रहे हैं, उन्हीं में से एक ये वाला है। उसके बाद मैं फौरन आप ही के पास आऊंगी आशुतोष जी। संसाधनों को लेकर अधिकार का, जिसे याद करते हुए असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वो पहले पीएम थे जिन्होंने अल्पसंख्यकों को अधिकार दिलाया। सुनिए। मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। आरबीआई के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में शामिल है, गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। आशुतोष जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन उनका वो बयान भी बहुत चर्चा में आया था और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को सबसे पहले अधिकार उन्होंने दिलाया। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जब भ्रष्टाचार की बात अभी प्रभु कर रहे थे, तो भ्रष्टाचार के इतने गंभीर और ऐसे फिगर्स आ रहे थे कि मतलब दिल दहल जाता था। मतलब 1,90,000 करोड़, 1,80,000 करोड़, इस तरीके के फिगर्स आ रहे थे। लेकिन उस वक्त के बीजेपी के नेताओं से मेरी जब बात होती थी, उनका कहना था यार कि हम लोग जानते हैं कि उनके अंडर के तमाम मंत्रियों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम सीधे मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाए। और विपक्षी पार्टी इस बात को डरती थी कि ये अगर हमने आरोप लगाया तो
इनके ऊपर चिपके के नहीं, उल्टे हमारे ऊपर बूमरांग कर सकता। दूसरी बात, जो अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, अभी मैंने फिगर्स देख रहा था, कोई यकीन करेगा कि मनमोहन सिंह उस कम्युनिटी से आते थे जो हिंदुस्तान की आबादी में सिर्फ 1.7%। यह भारत की खूबसूरती थी कि सिर्फ आबादी का 1.7% का आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री रह सकता है और 10 साल तक कर सकता है, और उसको ट्रांसफॉर्मेटिव प्राइम मिनिस्टर कहा जा सकता है। शशि शेखर जी, मुझे असल में एक किस्सा याद आ गया। हाँ, हम लोग उनके साथ जापान जा रहे थे और मैंने संजय बारू से पहले से कह रखा था कि आप मुझे उनसे मिलवाइएगा जब भी मौका मिले। तो खाना वाना हो गया, लंच हो गया, और उसके बाद अचानक मैंने देखा कि संजय बारू दूर से मुझे बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पीएम से मिलना है, चलिए। मैं जब पहुंचा तो वहाँ विजय चोपड़ा जी पहले से बैठे थे, पंजाब केसरी के एडिटर, और उस दौरान चुनाव हो रहा था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। उस चुनाव में उसी दिन एक अंग्रेजी अखबार में सेकंड लीड स्टोरी छपी थी कि मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने एक भी जनसभा नहीं दी। तो बातचीत के दौरान मैंने उससे कहा कि आप देश के पहले सिख प्रधानमंत्री हैं और आपको पंजाब जाना चाहिए, और पंजाबी क्यों, आपको उधम सिंह नगर और पलिया जाना चाहिए, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में। तो वो उनके चेहरे से बहुत झलकता नहीं था, लेकिन उन्होंने बात बड़े गौर से सुनी। बाद में बारू साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा देखो यार, तुमने मेरा काम बढ़वा दिया। उन्होंने तीनों जगह जाने को बोल दिया है। बाद में वो गए, हरमंदिर साहब गए, उन्होंने वहाँ मत्था टेका। पंजाब शांत हो चुका था, लेकिन फिर भी इससे एक अलगाववादियों को तमाचा जरूर लगता है इन सब चीज़ों से। मनमोहन सिंह इस मायने में बहुत संजीदा और ज़बरदस्त इंसान थे। जो लोग कहते हैं पार्टी और उनके द्वैत के बीच की बात, तो ये भी एक किस्सा है कि वो हिचके नहीं अपनी ओर से वहाँ का प्रोग्राम बनाने में। बलिया और इन तमाम पलिया, इलाकों से पलिया, अच्छा, शाहजहांपुर में पलिया। हाँ, और चूंकि आपने उनकी बात की, तो सिख दंगों के लिए भी माफी मांगने वाले प्रधानमंत्री वो, मतलब क्योंकि उन्होंने नॉट एग्जैक्टली माफी अंजना, हाँ, उन्होंने लेकिन उन्होंने जाके वहाँ जो कहा वो बहुत बराबर करने वाला था, अलगाववादियों को चोट पहुंचाता था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, तमाम लोगों ने दी है, लेकिन इस बीच एक बार जरा अगर हम तस्वीर वो भी दिखा दें कि कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कल की तैयारी है। कल वहीं से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और वहीं पर तमाम लगभग 8:30 साढ़े 9 बजे के आसपास जो कार्यकर्ता हैं वो जाकर कांग्रेस मुख्यालय में, कांग्रेस दफ्तर में उन्हें देख पाएंगे। राहुल गांधी ने एक बहुत भावभीनी पोस्ट उनके लिए डाला है, लिखा है उसमें, और फिर आज वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। सोनिया गांधी जी आपको दिख रही हैं, लेकिन सोनिया गांधी, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव की चर्चा हो रही थी, उस मामले पर गांधी परिवार को हमेशा बीजेपी घेरती है, लेकिन उन्हीं के वित्त मंत्री और पीवी नरसिम्हा राव के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले मनमोहन सिंह को फिर पीएम बनाया जाता है। और उनके साथ आशुतोष जी एक जो रिलेशनशिप था, मतलब अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, ड्यूअल पावर सेंटर की चर्चा होती रही, लेकिन हमेशा एक हार्मनी जरूर दिखी। जहां पर फैसले को तोड़ना था, रोकना था, वो भी होता था, लेकिन वो हमेशा साथ दिखी मनमोहन सिंह। देखिए, अगर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे और अगर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी ही जिम्मेदार थी। सोनिया गांधी का अगर उनके साथ इतना जबरदस्त सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता। उनके अपनी कैबिनेट में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी इच्छा थी कि मेरा हक मारा गया, मैं प्रधानमंत्री हो सकता हूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नाम लेने में क्या, हाँ, सबको पता है आप स्टेट सीक्रेट नहीं कर रहे। तो और उनके खिलाफ पॉलिटिक्स भी होती थी, उनको डिस्करेज करने की कोशिश भी की जाती थी, लेकिन सोनिया गांधी की वजह से वो अपने पद पर बने रहो। यहां तक कि जब उन्होंने न्यूक्लियर डील पर इतना कड़ा स्टैंड ले लिया कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं इस पे पीछे नहीं हटूंगा, तो उस वक्त क्या आपको लगता था कि वो सिर्फ मनमोहन सिंह अपने बल पे कर रहे थे? मनमोहन सिंह ज्यादा ज्यादा अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में डाल सकते थे, वो कुर्सी, लेकिन उस वक्त उनकी सरकार जा सकती थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो उस वक्त यूपीए सरकार थी, वो जा सकती थी। लेफ्ट में प्रकाश कारत के नेतृत्व में इतना जबरदस्त विरोध किया था कि सरकार जाने का खतरा पैदा हो गया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पॉलिटिक्स मैंने सोनिया गांधी करती थी। सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह पर जबरदस्त तरीके से विश्वास था और इसीलिए वो 10 साल चल पाए। और ये खासियत थी मनमोहन सिंह की
कि जब पीवी नरसिम्हा राव ने भी उनको वित्त मंत्री बनाया तो उनके बीच में अविश्वास की कोई दीवार नहीं। अभी प्रभु जी ने जब उसका हर्षद मेहता कांड का जिक्र किया तो जब मीडिया में खबरें आने लगी, लोगों ने हमले करने शुरू कर दिए कि देखिए अगर आप वित्त मंत्री थे, आप चाहते तो स्कैंडल को रोक सकते थे, आपने नहीं रोका। तब वो मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव के पास गए, उन्होंने अपना इस्तीफा पेशकश किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं तो मैं अपना इस्तीफा सौंपता हूं। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव को भी उनके ऊपर पूरा भरोसा था। तो ये जो खासियत है ना कि एक व्यक्ति की अपनी इंटेग्रिटी पर उनके दुश्मनों को भी शक नहीं था, और यही कारण था कि सोनिया गांधी भी उनके साथ खड़ी थी और साथ ही साथ पीवी नरसिम्हा राव भी उनके साथ खड़े थे। आप इसको कैसे देखते हैं प्रभु जी, इस पूरे प्रकरण को, 10 साल के उनके बतौर प्रधानमंत्री के कार्यकाल को? तो पहला जो उनका था 2004 से लेकर 2009 तक, वो तो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में आते थे कि उनको नॉमिनेट किया गया, कि सोनिया गांधी को पहले इलेक्ट किया गया था, उन्होंने कहा नहीं मैं इनको बनाना चाहती हूँ। परंतु 2009 का जो चुनाव जीता गया उसके अंदर मेरे को लगता है बड़ा स्पष्ट कि मनमोहन सिंह के काम पर जीता गया था, उनकी इमेज के ऊपर जीता गया। जिस तरह से उन्होंने रिफॉर्म्स किए, तब तक मनमोहन सिंह एक सेमी पॉलिटिशियन बन चुके थे। उन्होंने जितने भी उसके अंदर रिफॉर्म्स किए, जितने भी मनरेगा वगैरह लाए, RTA लाए, उसकी वजह से लोगों के अंदर लग गया कि ये व्यक्ति जो है दोबारा से प्राइम मिनिस्टर डिजर्व करता है। हालांकि वो अच्छे कैंपेनर नहीं थे, पर उनके नाम से मिडिल क्लास जुड़ गई थी जो कांग्रेस पार्टी के साथ पहले नहीं थी। तो मिडिल क्लास के हीरो 2004 से लेकर के 2009 के अंदर ये प्रधानमंत्री मनमोहन करके के सामने आए। परंतु एक बात और भी बताना चाहता हूँ, उनके दिमाग में एक और बात थी, कश्मीर को सॉल्व करना। मैं एग्जांपल इससे दे रहा हूँ कि कश्मीर के प्रति उनके, क्योंकि एक बार ब्रेकफास्ट के ऊपर दोबारा उनके बात मीटी हुई थी, पहला क्वेश्चन उन्होंने हमारे से पूछा कि इसके अंदर कश्मीर के अंदर कैसे सॉल्व हो सकता है। तो हम लोगों में जो डिस्कशन हुई, मैं इसके अंदर कह नहीं सकता क्या हुआ, पर उनका कहना यह था कि कांग्रेस पार्टी इसके अंदर इससे सहमत नहीं होगी और हमारे सहयोगी दल भी जो हैं इस फार्मूले के ऊपर सहमत नहीं होंगे। हालांकि बीजेपी के जहाँ उनके साथ बात हो रही थी, उसके अंदर दोनों बीजेपी और मनमोहन सिंह के सोचने का तरीका इकट्ठा था, परंतु वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो मेरे को लगता है कि मनमोहन सिंह केवल अर्थशास्त्री भी नहीं थे, स्ट्रैटेजिक यूएस के साथ संबंध कैसे होना चाहिए था, सबके साथ मिलकर के बात करना चाहते थे। इसकी वजह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो आज हम कह रहे हैं, सब अच्छाइयाँ जो उनकी हम आज दिखा रहे हैं, उनको हमने दबा करके रखा, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर बन गया था कि कांग्रेस पार्टी, नेहरू परिवार, गांधी परिवार जो है वो डोमिनेट करता है, और मनमोहन सिंह कुर्सी के चक्कर में अपने आप को अलग नहीं कर पाए, और इसी वजह से किताबें भी लिखी गई। पर मनमोहन सिंह क्विंटेंशनली एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी से भी कन्फ्रंटेशन में विश्वास नहीं करते थे और अपना रास्ता वो निकाल लेते थे। अब जल्दी से शशि जी। हाँ, मैं प्रभु की बात को आगे बढ़ाऊंगा। 26/11 अगर न होता तो शायद कश्मीर पे समझौता हो गया होता, क्योंकि मनमोहन सिंह अकेले प्रधानमंत्री थे जो उस फॉर्मूले पे पहुंच गए थे जिनमें मुख्य 3 बातें थी कश्मीर को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा काम हो गया होता, लेकिन जब भी कुछ होना होता है उसके आसपास भारत और पाकिस्तान में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं हो पाता। बिल्कुल। और कोलकाता में डॉक्टर मनमोहन सिंह की छोटी बहन गोविंद कौर रहती हैं। इससे पहले कि हम आपको सुनाएं, अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। अभिषेक जी, आज भारी मन से पूरा देश याद कर रहा है मनमोहन जी को, लेकिन ये भी मान रहा है कि आर्थिक सुधार के वो ऐसे नायक थे जिन्होंने सिर्फ एक नेता, एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक नई दिशा इस देश को दी। आप किस तरह से उनके काम को, उनके व्यक्तित्व को आज याद करेंगे? देखिए, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर रही हैं या मैं जो इस्तेमाल करूं, मैं समझता हूं वो कम पड़ेंगे, पूरी तरह से महफूज नहीं होंगे। मनमोहन सिंह जी के बारे में आपने बहुत सुना है, कल में, आज, और सुनते रहेंगी अगले कुछ दिनों के। लेकिन वो व्यक्तित्व पे पहले बात करना चाहूंगा, वो राजनीति के नहीं, उनके व्यक्तित्व पे। नंबर 1, सादगी ऐसी मैंने कम से कम पब्लिक लाइफ में बहुत कम देखी है, नहीं देखी है, नहीं के बराबर। बिल्कुल जो बाहर देखते थे वो अंदर थे, जहां तक उनकी सादगी, बोलने चालने का तरीका, सहजता का सवाल था। दूसरा, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। मैं आपको बताऊं, मेरे को उन्होंने कई बार इनपुट्स मांगे, स्पीचेस के लिए ड्राफ्ट्स मांगे। कभी ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने वापस फोन नहीं किया हो, कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने पूरा इस्तेमाल किया, आपके ड्राफ्ट को बदलने की आवश्यकता नहीं हुई। उनको कोई करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री के लिए हम बहुत एक गौरव से और खुशी से करते ऐसा काम। उनको मुझे फोन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो हमेशा करते थे। तीसरा, वो रूल को देखते थे। वो कभी भी चाहते थे कि जहां तक, और उनका बहुत लंबा अरसा रहा था सरकारी सर्विस में ब्यूरोक्रेट की हैसियत से, और सभी जितने पद हो सकते हैं
आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने सब होल्ड किए थे, तो वो नियमों को बहुत पालन करना मानते थे, लेकिन एक पेडेंटिक तरीके से नहीं सिर्फ, लेकिन नियम को चाहते थे कि जहां तक उल्लंघन नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर उसमें इलास्टिसिटी हो और संभव हो तो वो उसको आगे खींचकर किसी के लिए सही काम करने को तैयार थे। मेरी 2 किताबों पे फॉरवर्ड लिखे, किसी ने उनकी ऑफिस में ऑब्जेक्शन किया कि साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फॉरवर्ड शायद नहीं लिखते हैं, उन्होंने चेक करवाया ध्यान से, ऐसा नहीं कि उन्होंने इमीडिएटली जंप किया, और कहा कि नहीं इसमें इतना स्कोप है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी फॉरवर्ड लिख सकता है। दोनों मेरी किताबों में लिखा हुआ फॉरवर्ड। इसके अलावा एक शैली बदली उन्होंने हमारी राजनीति में, इसके अलावा उन्होंने एक परिभाषा बदली। मैं नहीं समझता कि मनमोहन सिंह जी के पहले ये कह सकते थे आप उसी हौसले से कि सादगी, नॉन पॉपुलिज्म, एक मजबूती, ग्लैमर नहीं, एक आडंबर नहीं, एक अनइलेक्टेबिलिटी हो, बेशक उसमें वो इलेक्ट नहीं हो सकते, चुनावित होना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन एक सीधापन जो था वो भी भारत की ऐसी गंदी राजनीति में भी सफल हो सकता है। लोग उसको भी मानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इस प्रकार से एक व्यक्ति ने ये कर दिखाया। तो मैं समझता हूँ इन कई चीजों के साथ और भी चीजें हैं, लेकिन बहुत अजीब, बहुत ही एक विचित्र तरह के स्पेशल ह्यूमन बीइंग थे वो। हम लोगों ने चर्चा की अभिषेक जी, कैसे वो दिल से हमेशा पीएम बनने के बाद भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि उनके लाइफ चॉइसेस कैसे हो गए थे और वो क्या रहना चाहते थे। अपनी मारुति को वो रखते थे और अपने एसपीजी के लोगों को कहते थे कि भाई हमें उसी में चलने में अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि सर मजबूरी नहीं है ये, आप पीएम हैं, आपको बीएमडब्ल्यू में ही चलना पड़ेगा, इसमें सिक्योरिटी फीचर्स है। तो बड़ी अरमान से अपनी कार को देखते थे। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो अंदर से एक ऐसे व्यक्ति थे जो जमीन से जुड़े रहना चाहते थे। कई बार उन चैलेंजेस की बात होती है अभिषेक जी कि डुअल पास सेंटर्स का उनको मुकाबला करना पड़ता था, लड़ना पड़ता था। उन्हें कई बार कम बोलने के लिए भी घेरा जाता था पॉलिटिकली। ये जो चैलेंजेस थे, क्या इससे वो कैसे निपटते थे, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने आपके इस प्रोग्राम शुरू होने से करीब पहले 2 मिनट आपका पिछला प्रोग्राम भी देखा और सुना, आपके प्रश्नोत्तर सुन रहा था मैं लगभग 2 मिनट के लिए। तो मैं इसको 2-3 बिंदु आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो जो आपने पहले गाड़ी की बात की और शो की बात की, ये गाड़ी की बात नहीं है, उनकी एक अंदर की सादगी की एक आदत है। मैं आपको बताऊं, कभी भी कोई भी आए, चपरासी से लेके महाराजा, वो पीएम हो या न हो, उठ के मिलना, बहुत आदर के साथ मिलना, विनम्रता के साथ, सादगी रखना। 2 बार प्रोग्राम बदले उन्होंने। मेरे यहाँ पर एक बार शादी ब्याह थे हमारे, मेरे सन्स की, वहाँ बदल के आए। एक बार मेरे पिताजी की श्रद्धांजलि के लिए बदल के आए 2007 में प्रोग्राम। और जिनको वो समझते थे उनके हितैषी हैं, जिनके अंदर उनको विश्वास था, वो उनके साथ हमेशा बना के रखते थे। नरसिम्हा राव जी के बारे में उनको कई चीजें कही गई, कई लोग उनके कान भरते थे इधर उधर, लेकिन अंत तक वो नरसिम्हा राव जी के घर जाते थे जब तक वो जीवित थे। और उनके मृत्यु के बाद उनकी कई फंक्शंस में जो दिवस थे उनके मृत्यु दिवस पे जाया करते थे। तो बड़े एक साफ गोई के, बिना आडंबर के व्यक्ति थे। आपने पावर सेंटर की बात की, मेरा मानना इससे ठीक विपरीत है। देखिए, ये एक जुगलबंदी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की और सोनिया गांधी की, इस पे मैं समझता हूं कि पूरी तरह से रिसर्च होनी चाहिए। ये एक बहुत ही विशेष और विचित्र जुगलबंदी है। जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनमें समन्वय था, जो उनमें सोच और एक तालमेल था, मैं तो जितना जानता हूं उतना बोल सकता हूं, लेकिन आप सब लोगों से पूछ के इसकी अगर 360 डिग्री का एक इंप्रेशन लें तो आपको मालूम होगा। वो हमेशा मानते थे कि मैं चुनावित होकर नहीं आ सकता, लेकिन ये मानना कि वो हर चीज को मान लेंगे, वो एक रबर स्टैम्प पीएम थे, ये बिल्कुल गलत है। उल्टा, जिन जिन बातों में डॉक्टर मनमोहन सिंह को चाहत थी, कन्विक्शन था, विश्वास था कि ये होना है, उन बातों में उन्होंने कहीं ज्यादा अपनी बात रखी और अपनी बात उपलब्ध कराई बनिस्बत पार्टी की। उल्टा सच है। न्यूक्लियर 1, 2, 3 तो एक उदाहरण है। न्यूक्लियर 1, 2, 3 में उन्होंने सिर्फ इतना अपना एक मजबूत सिद्धांतिक ही पक्ष नहीं रखा, लेकिन हर माइक्रो मैनेज किया उन्होंने। मेरे को पता है
कि दोनों बार जब 1, 2, 3 आया राज्यसभा में, दोनों बार बाकी कई सारी चीजों को काट कर, पार्टी की बातों को हटाकर मुझे कहा कि मैं ऊपर करूं डिबेट दोनों बार, तो वो माइक्रो मैनेज भी। इसके अलावा नियुक्तियां, सर्विस अपॉइंटमेंट्स, राजनीतिक अपॉइंटमेंट्स भी कई सारे, जहां की जरूरी नहीं कि सब लोग मानते हो अच्छे, उनको लगता था करना है। वहां सोनिया जी, मैं समझता हूँ ज्यादा, हम तो मजाक करते थे कई लोग कि आप तो गणतांत्रिक कम होने की आपको पता है, आप कम हो भी सकती है लेकिन आप ज्यादा गणतांत्रिक है, तो वो हमेशा साथ लेके चलने का मैंने तुम्हें देखा है। सीडब्ल्यूसी में अभी ऐसी ही बातें अभिषेक जी कही गई हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह असली स्टेट्समैन थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जो सीडब्ल्यूसी की बैठक थी वो खत्म हुई है और वहीं से जानकारी बाहर आ रही है, संवेदना प्रस्ताव पास किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को नई दिशा दी, सीडब्ल्यूसी में ये प्रस्ताव पास किया गया है। वो असली स्टेट्समैन थे और जाहिर तौर पर एक ऐसी पार्टी के लिए जो 10 साल तक उन्हें पोस्ट, अगर आप कहें तो जो गांधी फैमिली एरा था उसके बाद अगर आप देखें तो एक पीएम के तौर पर सोनिया जी को बनना था, फिर मनमोहन जी को बनाया गया, तो ऐसे में एक पार्टी के नजरिए से आप देखिए तो उनका कद बहुत बड़ा है, देश के तो पीएम है ही। अभिषेक जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक, अब इसी पर जल्दी जल्दी के एक प्रतिक्रिया आप सभी से मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। आशुतोष जी आपके साथ शुरू करते हुए, कैसे इतिहास क्या न्याय करेगा उनके साथ? अभी प्रभु ने बड़ी अच्छी बात की जो हम लोग शायद भूल गए थे कि 2009 का चुनाव और 2009 का चुनाव सिर्फ मनमोहन सिंह की वजह से जीता गया। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, आज तक तो एक बहुत बड़ा सा टैग चला जो बाद में काफी प्रचलित भी हुआ, सिंह इज किंग। वो 2004 से 2009 तक नॉमिनेटेड थे, लेकिन उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में जो उछाल दिखाई पड़ा लगातार, और 2008 की मंदी के बावजूद जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल चुकी थी, उससे निकालकर 2009 में दोबारा बाउंस बैक करना, 2010 में फिर 9% के ग्रोथ रेट, 11 के बाद उसमें गिरावट दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है अगर उस वक्त मनमोहन सिंह जैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो शायद 2008 की मंदी से बाहर निकलना भारत के लिए बहुत मुश्किल होता। और उसके फौरन बाद चुनाव हुआ था, याद रखिएगा उसके पहले 26/11 हो चुका था, तो 26/11 जैसी आपदा, 2008 की मंदी, और उसके बावजूद भारत कांग्रेस पार्टी को 145 से 203 का आंकड़ा मिलना, कम से कम उसमें तकरीबन 57 या 58 सीटों का इजाफा जो हुआ था, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार था मनमोहन सिंह थे। और उसमें एकमात्र 2 चीजें थी, एक तो ये जो 60,000 करोड़ का उन्होंने किसानों का माफ किया था, और दूसरा जो इकोनॉमी बूम कर रही थी वो। तो ये अलग बात है कि नॉमिनेटेड थे, लेकिन बाद में वो अपने रंग में आ गए थे एक तरीके से। प्रभु जी नहीं, बिल्कुल मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा कि 5 साल मैंने पहले भी कहा कि उसके अंदर मनमोहन सिंह ने दिखाया कि एक तो उनके अंदर परिपक्वता आ गई थी, एक तरफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, मिडिल क्लास का क्रिएशन करना, दूसरी तरफ उन्होंने जो न्यूक्लियर डील की उस जमाने के अंदर सरकार को, जिससे हालांकि उसके अंदर कंट्रोवर्सी हो सकती है कि किस तरह से हुई, मतलब न्यूक्लियर डील के वजह से लगा कि वो एक तरह से अपने आप को, देश को मजबूत करना चाहते हैं, इकट्ठी सरकार उनके साथ रही। और तीसरा जो उनकी छवि बन गई थी कि आगे जाकर के और काम करेंगे, तो पॉलिटिकल, सेमी पॉलिटिकल मनमोहन सिंह, इकोनॉमिस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के वो जब चुनाव के अंदर गए तो 206 सीट में, हालांकि उनको कैंपेन में यूज नहीं किया गया, परंतु मनमोहन सिंह के चेहरे पर, और सोनिया गांधी पार्टी जो है उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो 145 से लेकर 200 पर आ गई। परंतु अगर 2009 से 2014 तक वो अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो मैंडेट उनको मिला था, वो उसको यूज नहीं कर पाया अपनी अथॉरिटी को। इसका जो एक इतिहास इस वजह से उनको थोड़ा सा कभी देखता है कि जो आपके पास पावर आपके पास डेमोक्रेटिक तरीके से आई थी कि आपको लोगों ने दोबारा चुन कर भेजा था, तो अपनी अथॉरिटी को आप असर्ट कर सकते थे कि मैं ये चाहूंगा कि मेरी वजह से आप जीते हैं तो मैं अपनी मर्जी की कैबिनेट बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से एक्शन लूंगा करप्ट लोगों के खिलाफ। उसके बाद वो थोड़ा कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिए गए, जो उनको कहते हैं कोएलिशन कंपल्शन है। तो पहला चरण उनका 2004 से 9 का ऐतिहासिक है, गोल्डन पीरियड है कांग्रेस पार्टी के लिए और मनमोहन सिंह के लिए। 2009 से लेकर 2014 के अंदर कुछ उनके अंदर कमजोरियां आई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी वहां पर निबट करके आगे जिस तरह से हुआ। शशि जी, इससे पहले कि मैं आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया लूं, जरा ये सुनाना चाह रहे थे हम लोग पहले भी, कोलकाता में मनमोहन सिंह जी की छोटी बहन गोविंद कौर रहती हैं और भाई के निधन के बाद वो दुखी हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके बेटे गुरदीप सिंह ने हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र से बात की है, सुनिए। उनके जो डॉटर है उनके साथ में हम टच पे हैं, कल रात से उनसे बातचीत चल रही है, आज दिन में सुबह भी बात हुई हमारी। तो उनकी छोटी डॉटर आज एक्सपेक्टेड है, अमेरिका से आ रही हैं, तो कल ही क्रीमेशन जो होगा वो कल होगा।
तो मेरे बड़े ब्रदर और भाभी चले गए हैं, मैं भी शाम को जा रहा हूँ। मम्मी की एक्चुअली बहुत मन है लेकिन हेल्थ परमिट नहीं कर रही है, डॉक्टर्स ने भी एडवाइस किया कि वो ना ट्रैवल करें। तो मन तो है लेकिन आई थिंक एडवाइजेबल नहीं है उनको ट्रैवल करना, तो आई थिंक वो नहीं जा। तो परिवार वालों के लिए बहुत बड़े शोक का दिन, लेकिन 92 साल की जिंदगी और एक खूबसूरत जिंदगी जो कि देश के लिए बड़े फैसले लेने में गई। शशि जी, अनडाउटेडली मनमोहन सिंह को अगर देखा जाए तो 54वें साल से आज़ादी के 64वें साल तक उन्होंने हुकूमत की, तो ये 10 साल अगर देखें तो 15 से 20% के बीच में आते हैं। वो एक ज़बरदस्त दौर था और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, अगर मैं एक वाक्य में समाप्त करूं, जिससे 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी के उन्नतशील भारत का न केवल सपना देखा बल्कि 91 के आर्थिक सुधारों के जरिए उसको एक उन्होंने रास्ता भी दिया। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अगर 2009 की जीत का सेहरा उनके सिर पे बनता है तो 2014 की हार का सेहरा किसके सिर पे जाएगा, एक बात। दूसरी बात, हमें उनकी सारी अच्छी चीज़ों के बावजूद एक फैक्ट ये भी है कि 2009 के मुकाबले 2013 में आम आदमी की आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ था। वो अकेला पैमाना नहीं होता। अटल जी छींच गए थे और 2009 का जो इलेक्शन था वो आडवाणी जी को सामने रखकर लड़ा गया था। शायद जनता को वह भी ग्राह्य नहीं हुआ, एक पॉइंट है, लेकिन इससे मनमोहन सिंह का महत्व कतई कम नहीं होता। वो एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री थे, मैं ऐसा हमेशा मानता रहा हूं और इतिहास भी उनको ऐसे ही दर्ज करेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतिहास में हमेशा बात जीत या हार की नहीं होती है, एक ऐसे मजबूत अध्याय की होती है जिसमें कुछ निर्णायक फैसले लिए गए हों और उस कसौटी पर खरा उतरता ये व्यक्तित्व, जिसे आज तक और पूरा देश कह रहा है अलविदा सिंह साहब। देखते रहिए आज तक।